हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट बाई चंद्रशेखर पर। जैसा कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस की 60,244 वैकेंसी आपके सामने न्यू ईयर के उपलक्ष्य में एक त्योहार, एक तोहफा के तौर पर सरकार ने आपको दी है। तो आपको क्या करना है, इसमें फॉर्म अप्लाई करना है और इसमें एक सीट पक्की कर कर अपने माँ बाप का सपना और अपना सपना पूरा करना है। ठीक है दोस्तों, उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आज आपको हमारे चैनल के द्वारा इस यूपी पुलिस में आने वाले मैथ एंड रीजनिंग के क्वेश्चनों को उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि एकदम सटीक और सही रणनीति के साथ में आपके समय के साथ में सिलेबस को पूरा किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हुए हम आज एक मैथ के क्लास को लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार से कभी मैथ रीजनिंग की क्लास आपके सामने उपलब्ध होती रहेंगी और एक भी क्वेश्चन आपके सिलेबस से हटकर नहीं होगा, आपके टॉपिक से हटकर नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में बहुत ही लिमिटेड समय है। आज से आप माने तो लगभग 40 दिन का समय बचा हुआ है। इन 40 दिनों में आपको अपनी 100% ऊर्जा के साथ में अपने आप को इस तैयारी में झोंक देना है, जिससे कि आप अपने माँ बाप का और अपना सपना पूरा कर पाए और एक सीट सुनिश्चित कर पाए। ठीक है दोस्तों, चलते हैं इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम, और आज लेकर आए हैं मैथ को। और मैथ में आज आपके सामने पहला क्वेश्चन उपस्थित है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से सह अभाज्य हैं। इन युग्मों में से क्या निकालना है दोस्तों, सह अभाज्य निकालना है। तो हम इस क्वेश्चन को साइड में रखते हैं और बाद में सीखेंगे। सबसे पहले सीखते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, किस प्रकार से बनी हैं, किन को क्या कहते हैं और किस प्रकार से पहचाना जाएगा। ठीक है, जब हम वो पूरी प्रक्रिया को सीख लेंगे तो ये क्वेश्चन आपको तुरंत अपने आप कर लेंगे, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं होगी। और इस प्रकार के इस टॉपिक पर जब भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे आप कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले सीखना है हमें किसको दोस्तों, प्राकृतिक संख्या। क्या सीखना है दोस्तों, प्राकृतिक संख्या को, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है दोस्तों, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं दोस्तों, जब पुराने जमाने में हमारे दादा परदादा थे, उस समय क्या होता था कि उनको संख्या का ज्ञान नहीं था, तो कहीं पर उन्होंने एक पेड़ खड़ा हुआ देख लिया तो उसको एक बोल दिया, दो इकट्ठे पेड़ देख लिए तो दो बोल दिया, तीन पेड़ देख लिए तो तीन बोल दिया दोस्तों। इस प्रकार से संख्याओं का आविष्कार हुआ था, क्योंकि जब विज्ञान नहीं था, कोई आविष्कार नहीं हुआ था, किसी ने इनको बताया नहीं था ये एक है ये दो है, इस प्रकार से नहीं बताया। तो जब भी उन्होंने पेड़ या पशु पक्षी एक साथ में दो देख लिए तो दो बोल दिया, तीन देख लिए तीन बोल दिया। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बना था, इसकी एक शुद्ध और ओल्ड वाली डेफिनेशन क्या होती है कि प्रकृति द्वारा प्राप्त संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, क्योंकि वो संख्या किसने दी थी दोस्तों, प्रकृति ने दी थी। कैसे प्राप्त हुई हमें, जब हमारे दादाजी या हमारे बाबा जी, उनके भी बाबा जी जब बैठे होंगे कहीं पर, एक पेड़ खड़ा हुआ है तो एक बोल दिया, दो खड़े हुए हैं तो दो बोल दिया, तीन खड़े हुए हैं तीन बोल दिया। इस प्रकार से चार को चार, पांच को पांच बोलते गए और हमारी संख्याएं बनती गई। मगर वो कहां तक बनी थी दोस्तों, वो बनी थी एक से लेकर 9 तक। ठीक है, तो प्रकृति द्वारा प्राप्त संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। वो क्या होती है दोस्तों, 1 2 3 डॉट डॉट कहां तक होती है दोस्तों, 9 तक होती है। ठीक है, परंतु ऑक्सफोर्ड नामक एक यूनिवर्सिटी है, उसने क्या किया, सन 2012 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने इसकी डेफिनेशन को चेंज कर दिया। उसने क्या बोला, उसने कहा कि कितना है का बोध कराने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कहा दोस्तों, सन 2012 में ऑक्सफोर्ड नामक यूनिवर्सिटी ने इसकी डेफिनेशन को, परिभाषा को चेंज किया था और उसने कहा था कि कितना है का बोध कराने वाली संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और उसने जैसे में लिखा था 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक। ठीक है दोस्तों, या तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है। ठीक है, अब क्या हुआ कि शून्य का आविष्कार हुआ। तो आपको पहले तो यह पता होना चाहिए कि जो शून्य होता है, इस शून्य को, जो शून्य है इसका आविष्कार किसने किया था दोस्तों, क्योंकि ये 2018 के यूपी पुलिस जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया था कि शून्य का आविष्कार किसने किया है। मैं आपको यहाँ पर जो भी क्वेश्चन इससे कठिन से कठिन भी बनेगा मैं आपको वो सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, आप सभी को पता होगा, गूगल भी ये बताता है, नेट भी ये बताता है कि शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। किसने किया था दोस्तों, आर्यभट्ट ने किया था। ठीक है, आर्यभट्ट ने किया था। परंतु
जो आर्यभट्ट हैं वो उनके एक गुरु थे, उनका नाम था भास्कराचार्य। क्या नाम था दोस्तों? भास्कराचार्य। भास्कराचार्य, ठीक है दोस्तों। अब भास्कराचार्य के दो शिष्य थे, एक तो आर्यभट्ट और एक थे बराहमिर। बराहमिर, ठीक है। जब भी आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में आए कि शून्य का आविष्कार किसने किया है, तो पहले नंबर पर अगर ऑप्शन में है कि आर्यभट्ट नाम, तो आपको आर्यभट्ट ही लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। अगर बाई चांस आपकी किस्मत खराब है तो आर्यभट्ट नहीं दिया है तो आपको घबराना नहीं है। आर्यभट्ट के बाद दूसरा नंबर पर अगर आर्यभट्ट नहीं है तो आपको क्या लगाना होगा? भास्कराचार्य। आपको ऑप्शन में आंसर टिक करना होगा, वो आपका आंसर राइट होगा। बाई चांस ये दोनों भी नहीं है और तीसरा बराहमिर है, तो आपको दोनों नहीं है उस कंडीशन पर, सिर्फ दोनों ना हो तब, ठीक है, आपको बराहमिर लगाना होगा। अगर एक ही क्वेश्चन में तीनों ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको भास्कराचार्य या बराहमिर न लगाकर सिर्फ और सिर्फ आर्यभट्ट लगाना होगा, ठीक है दोस्तों। यहां तक आपका शून्य का आविष्कार हो गया और आर्यभट्ट ने शून्य का आविष्कार कर दिया, क्योंकि हमारे यहाँ पर एक गाना चलता था कि शून्य दिया मेरे भारत ने, यानी कि इसका शून्य का आविष्कार कहां पर हुआ था, किस देश ने किया था दोस्तों? तो भारत ने किया था। अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि किस देश ने किया है, किस देश में हुआ है शून्य का आविष्कार, तो किसमें हुआ है? भारत में हुआ है। क्योंकि उस गाने से आपने सीखा होगा कि शून्य दिया मेरे भारत ने तब दुनिया को गिनती आई, यानी कि जब हमने शून्य का आविष्कार किया था तब दुनिया गिनती गिनना सीख पाई थी। इतना हमारा देश महान है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, इसके बाद जब शून्य का आविष्कार हुआ तो संख्या बनी पूर्ण संख्या। क्या बनी दोस्तों? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं बनी दोस्तों, ठीक है। पूर्ण संख्याओं का मतलब होता है पूरी संख्याएं, जितनी भी दुनिया में हैं वो पूरी संख्याएं बन गई। अब पूरी संख्याएं कब बनी? पहले तो प्राकृतिक संख्याएं थी। जब शून्य का आविष्कार हुआ तब हम 10 को लिख पाए, तब हम 1000 को लिख पाए, 100 को लिख पाए, लाख को लिख पाए, यानी कि जीरो का उपयोग कर हम अन्य संख्याएं यानी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी संख्याएं लिख पाए। तो इसलिए हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन क्या होती है? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने से प्राप्त संख्याएं प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए जैसे में 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट अनंत, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई, यानी कि पूरी संख्याएं हो गई, ठीक है। अब इन जब हमारे पास पूर्ण संख्याएं यानी कि पूरी संख्याएं हो गई हैं, इनका बंटवारा किया जाएगा। अब बंटवारे में सबसे पहले आता है नंबर किसका भाई? सम संख्या का। तो सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्या है दोस्तों, सम संख्या होती है दोस्तों कि वे संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हों। इसका मतलब क्या हुआ? 2 का जिन संख्याओं में भाग चला जाएगा वे सभी संख्याएं कौन सी होंगी? सम संख्याएं। सम का मतलब इवन नंबर होंगी, ठीक है। जैसे में 2, 4, 6 2 में जाता है, 4 में भी जाता है, 6 में जाता है, उसके बाद 8 में जाता है, 10 में जाता है, 12 में जाता है, यानी जिनमें 2 का भाग जाएगा वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? सम संख्याएं होंगी। इसी प्रकार से नंबर आता है विषम संख्याओं का। किसका दोस्तों? विषम संख्याओं का। तो विषम संख्याएं क्या होती हैं? अब यहाँ पर क्या था? 2 से जिसमें भाग चला जाए। अब यहाँ पर क्या बचा दोस्तों? यहाँ पर होगा जिसमें 2 का भाग न जाए, यही तो होगा ना, ठीक है। जिसमें 2 का भाग ना जाए तो विषम संख्या होती है, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12 नहीं होगा दोस्तों, 13, 14 नहीं होगा, 15, ठीक है, ये 17 डॉट अनंत, ठीक है दोस्तों। यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है। इसके बाद लिखते हैं कौन सा? परिमेय संख्याएं। क्या दोस्तों? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? इसकी डेफिनेशन ज्यादातर सभी को पता होती है, यानी कि p बट्टे q के रूप में लिखी जाए। किसके दोस्तों रूप में? p बट्टे q के रूप में। इसका मतलब क्या हुआ कि अंश बट्टे हर के रूप में लिखी जाए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये अंश बट्टे हर के रूप में कौन होता है? भिन्न होती है। तो जितने भी भिन्न होती हैं, जितने भी अंश बट्टे हर के रूप में होती हैं या जितने भी p बट्टे q के रूप में होती हैं, वे सभी संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों, ठीक है। इसके बाद आता है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या क्या होती है दोस्तों? बताइए दोस्तों। अपरिमेय संख्याएं वे संख्या होती है दोस्तों जो कि किसमें लिखी जाए? अनरूट में लिखी जाए।
इसमें अंडूर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, अंडूर के अंदर कैसे लिखी जाएंगी? अंडूर का मतलब होता है, अंडूर में मान लीजिए मैंने 4 लिख दिया, अंडूर में मैंने 9 लिख दिया, तो ये अंडूर में नहीं माना जाएगा। रूट का यानी कि अंडूर का मतलब ये होता है वर्गमूल लेना। तो 4 का तो वर्गमूल होता है, क्या होता है दोस्तों? 2 होता है। इसका क्या कितना होता है? 2 होता है। इसका कितना होता है? 3 होता है। जिन संख्याओं का वर्गमूल यानी कि रूट होता है उनको हम अंडूर में यानी रूट में नहीं लिख सकते हैं। जब नहीं लिख सकते हैं तो वो हमारी अपर में संख्याएं नहीं होंगी। तो अंडूर में कौन सी संख्या होंगी जिनको हम रूट नहीं ले सकते हैं? जैसे अंडूर 2, अंडूर 3, अंडूर 5, अंडूर 6, अंडूर 7। इस प्रकार से जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी वो क्या होंगी दोस्तों? अपर में संख्याएं होंगी। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। आगे चलते हैं। इसके बाद नंबर आता है भाज्य संख्याओं का। किसका दोस्तों? भाज्य संख्याओं का। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं दोस्तों क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें स्वयं या वन के अलावा किसी एक या दो संख्याओं का भाग चला जाए, 1 या 2 नंबर्स डिविजिबल बाई, ठीक है, तो क्या होगा? वे संख्या हमारी क्या होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी दोस्तों। जैसे जैसे मान लीजिए 1 है, 1 में 1 का ही भाग जाता है, ठीक है, तो वो भाज्य संख्या नहीं है। 2 है, 2 में 1 का जाता है और 2 का जाता है, वो भी भाज्य संख्या नहीं है। 3 है, 3 में 1 का जाता है, 3 का जाता है, वो भी भाज्य संख्या नहीं है। 4 है, 4 में देखिए 1 का जाता है, 4 का जाता है और 2 का और जाता है। कि कितने नंबर का जा रहा है वो दोस्तों? 3 का जा रहा है। तो वे संख्याएं जो 1 तथा स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाज्य होती हैं यानी कि जिससे कट जाती हैं, वे हमारी संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे जैसे में आएगा आपका 4, 4 के बाद दोस्तों 6, 6 के बाद क्या इतना 8, 8 के बाद 9, 10, 12, 14, 15, ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, ये संख्या आपकी क्या हो जाएंगी दोस्तों? भाज्य संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर आता है दोस्तों अभाज्य संख्याओं का। किसका आता है दोस्तों? अभाज्य संख्याओं का। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं ये कौन सी होती है दोस्तों? अब बची कौन सी? हमने पूर्ण संख्याएं बनाई, उसमें से बंटवारा किया तो सम में निकाल दिया, विषम में निकाल दिया, पर में निकाल दिया, अपर में निकाल दिया, भाज्य निकाल दिया, तो बचा क्या? बचा जो जिसमें स्वयं या स्वयं के अलावा 1 के अतिरिक्त किसी भी अन्य संख्या का भाग ना जाए, तो वे संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे जैसे देखिए दोस्तों 2 है, 2 में किसी का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। 3 में भी नहीं जाएगा। 5, 7 के बाद कितना आएगा दोस्तों? 11 के बाद कितना आएगा? 13 के बाद दोस्तों 17, ठीक है, 17, उसके बाद 19 के बाद कितना दोस्तों? 23 के बाद कितना आएगा दोस्तों? 29 के बाद कितना आएगा? 31 के बाद 37 के बाद कितना आएगा दोस्तों? 37 के बाद बताइए, 37 के बाद आएगा कितना आएगा? तो ये आपका 37 के बाद आएगा 38 नहीं होगा, 39 नहीं होगा, 41 के बाद कितना आएगा? 43 के बाद कितना आएगा? 47 के बाद कितना आएगा दोस्तों? 51 भी नहीं होगा, ठीक है, 49 भी नहीं होगा, 53, ठीक है, इस प्रकार से आप निकालते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जिन संख्याओं में 1 या स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए, तो वे संख्या हमारी क्या कहलाती दोस्तों? अभाज्य संख्याएं कहलाती। आपने ये देख लिया है। ठीक है, इसके बाद आपका क्या बचेगा? भाज्य हो गया, अभाज्य हो गया। इसके बाद आता है सह अभाज्य। क्या आता है दोस्तों? सह अभाज्य, जो कि हमारा क्वेश्चन है आज का। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों? सह अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अब क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका, सह अभाज्य संख्या दोस्तों वे होती हैं जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मापा यानी कि HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF यानी कि मासा महत्तम समापवर्त्य का मान अगर 1 आता है, 1 आता है, तो वे संख्याएं या वे युग्म हमारे क्या कहलाते हैं दोस्तों? वे कहलाती हैं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, सह अभाज्य कहलाती हैं। ठीक है, जिनका मासा कितना हो दोस्तों? मासा यानी कि HCF कितना हो? 1 हो, तो वे सभी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं दोस्तों।
ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। ये आपके एग्जाम में काम आएगा, क्योंकि यहाँ से इतने टॉपिक से आपके यूपी पुलिस, ठीक है, दिल्ली पुलिस एंड यूपी टेट, सी टेट, सभी में क्वेश्चन बने हुए हैं और बनते हैं। एक क्वेश्चन निश्चित है, आता ही आता है, ठीक है। इसलिए आपको नोट करना है और अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखिए अब अपने क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। क्या पूछा गया है दोस्तों? सह अभाज्य संख्याएं पूछी गई हैं। तो सह अभाज्य के लिए हमने क्या बताया? मासा एक हो। देखिए दोस्तों, ये दोनों सम संख्याएं हैं। जब सम संख्याएं हैं तो इनमें 2 का भाग चला जाएगा, तो इनका तो मासा 1 नहीं आएगा। इसमें 23 का गुणा करने पर ये आ रहा है 23 चौका 92 होता है। ये इसमें भी कोफैक्टर है, यानी कि मासा इसमें भी बन नहीं आएगा। इसमें करेंगे तो कितना आएगा? इसका भी इसमें भाग चला जाएगा, 3 से दोनों डिविजिबल है। यहाँ पर देखिए इन दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है। जब फैक्टर कॉमन नहीं है तो इन दोनों का जो मासा है वो कितना हो गया दोस्तों? 1 हो गया है। इसलिए हमारे सह अभाज्य युग्म जो है वो कितना है? 18 और 35, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन अगला क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है आपसे संख्या 20, 67, 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है? दोस्तों क्या निकालना है? संख्या दी गई है आपको, इसमें 6 के स्थानीय मान और अंकित मान को निकालना है। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम स्थानीय मान निकालना और जातीय मान यानी कि अंकित मान निकालना सीखेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन इससे बनेंगे आप उनको हल कर पाएंगे दोस्तों, ठीक है। ठीक है, बढ़िया से अच्छे से सीखेंगे। देखिए दोस्तों, संख्या दी है उसे लिखेंगे सबसे पहले 20, 67, 43, ये संख्या हमने लिख दी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है और जातीय मान क्या होता है, कैसे निकाला जाता है? जातीय मान को ही हम क्या कहते हैं? अंकित मान कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? अंकित मान कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर कि जब भी एग्जाम में आए तो आप भटके नहीं, आपको याद रहे। इसको क्या कहते हैं? जातीय मान। क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी नाम लिखकर आ सकता है, या तो जातीय मान लिखकर आ सकता है या अंकित मान लिखकर आ सकता है दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, अब जैसे हमें 3 का स्थानीय मान निकालना है। क्या दोस्तों? स्थानीय मान। सबसे पहले क्या सीखना है? स्थानीय मान, ठीक है। 3 का स्थानीय मान 3 रहेगा। 4 का स्थानीय मान 4 तो हमने लिखा, वो 4 कौन से स्थान पर है? इकाई और दहाई, दहाईवें स्थान पर है। इसका मतलब कितने अंक है? 1, तो 1 अंक है तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगी। ये हो गया 4 का स्थानीय मान। इसी प्रकार से 7 का निकालना है तो 7 तो लिखा, 7 के बाद अंक कितने हैं दोस्तों? 2, तो 2 0 लिख दी हमने, क्योंकि ये अंक कितने पर है? इकाई, दहाई और सैकड़े पर है। सैकड़े में 2 0 होती है, इसलिए 2 0 लगा दी। 6 का स्थानीय मान दोस्तों, 6 लिखा, अंक कितने हैं? 3, यानी कि 3 का मतलब क्या है? कौन से स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजारवें स्थान पर। हजार में कितनी जीरो होती है? 3, तो 3 जीरो हमने लगा दी। इसी प्रकार से 0 का स्थानीय मान निकालेंगे तो कितनी जीरो आएंगी? 4 आएंगी। 1 2 3 4 जीरो समित कितनी हो गई? 5 हो गई। 2 का स्थानीय मान लगाएंगे तो 2 का कितना आएगा? अंक कितने? 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5। ये हमने सभी के स्थानीय मान निकालना सीखे हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप स्थानीय मानों को निकालेंगे। अब जातीय मान और स्थानीय मान दोस्तों क्या होता है? जातीय मान वो मान होता है जिस वैल्यू का हम स्थानीय मान निकाल रहे हैं वो कौन से स्थान पर है? इकाई पर है, दहाई पर है, सैकड़े पर है, वो स्थानीय मान कहलाता है। और उस स्थान पर जो रखा हुआ नंबर है यानी कि संख्या है यानी कि अंक है, उस अंक को ही हम जातीय मान या अंकित मान कहते हैं दोस्तों। समझ में आ गया होगा। जैसे क्वेश्चन में बोला गया है कितने का निकालना है दोस्तों? 6 का अंकित मान यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान निकालना है। तो 6 का स्थानीय मान आप देख पा रहे हैं कितना है दोस्तों? यहाँ पे 6 का स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान ये आपने निकाला, तो इसे लिखा आपने 6 का स्थानीय मान लिखा। अब बोला है क्वेश्चन ने कि अंकित मान और निकालिए, तो 6 जो है वो खुद 6 ही तो है। इसका 6 का स्थानीय मान तो ये हो गया, मगर अंकित मान तो यही रहेगा।
यानी कि अंकित मान का मतलब जातीय मान। जातीय मान उसकी जाति क्या है, वो कितना है, अगर इससे हम कम करेंगे या ज्यादा करेंगे उसकी जाति बदल जाएगी, उसका नाम बदल जाएगा। तो उसका वैल्यू जितना है वही अंक ही उसका जातीय मान या अंकित मान हो जाता है। तो कितना है 6 का जातीय मान या अंकित मान 6। अब पूछा गया है कि इसका क्या निकालना है दोस्तों, योग निकालना है। योग का मतलब होता है जोड़ना। आप सभी जोड़ जानते हैं, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6006 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो कि किस ऑप्शन में रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है अच्छे से जातीय मान स्थानीय मान निकालना आप सभी को आ गए होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है आपसे उसी प्रकार का है जो कि हमने पिछला क्वेश्चन सीखा है, बस उससे थोड़ा सा हटके है, क्योंकि एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जाम में फंसाएगा तो आप फंसेंगे नहीं, आप क्वेश्चन को करके आएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये संख्या दी गई है 12.2543 में अंक 3 का स्थानीय मान कितना है। दोस्तों क्या निकालना है, स्थानीय मान निकालना है कितना है। तो आपने अभी पिछले क्वेश्चन में सीखा कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, परंतु वो सीखा था आपने किसका, संख्या का। ठीक है, बिना दशमलव वाली संख्या का, मगर इसमें तो दशमलव लगा हुआ है। तो दशमलव वाली संख्या का स्थानीय मान हम किस प्रकार से कैसे निकालते हैं वो आपको सीखना है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, देखिए चलिए सीखते हैं कैसे निकालेंगे। पहले तो संख्या लिखते हैं। हमारी संख्या कितनी है दोस्तों, तो है 12.2543। अब समझिए दोस्तों, जब हम स्थानीय मान निकालते हैं तो हम इकाई स्थान से चालू करते हैं, परंतु ध्यान से समझना यहाँ पर जो इकाई स्थान है वो ये नहीं है, वो यहाँ से है। ठीक है, दशमलव से पहले जो नंबर है वो पहला अंक ही क्या होगा, इकाई स्थान होगा। तो ये तो इकाई है, तो इसका दशमलव इकाई अंक क्या हो गया, स्थानीय मान कितना होगा 2। मगर ये तो वन का कितना होगा, अभी मैंने आपको बताया जितना अंक है वो रखो, उसके बाद कितने अंक है, एक ही अंक तो है तो एक जीरो रख दो, ये तो इतने का हो गया स्थानीय मान। परंतु यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जब ये 2 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 2 रखा, 2 कौन से दशमलव कितने अंक पर है, पहले स्थान पर है दशमलव के बाद, तो इसके बच्चे में एक जीरो आ जाएगी एक पर। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 5 के नीचे 1 लिखेंगे। अब 5 कौन से स्थान पर है, दशमलव के बाद 1 2 दूसरे स्थान पर है, तो कितनी बच्चे में जीरो आ जाएंगी, 2 जीरो आ जाएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 4 पर भी 1 लिखेंगे। अब कौन से स्थान पर है 4, 1 2 तीसरे स्थान पर है, तो 3 जीरो यहाँ पर आ जाएंगी। इसी प्रकार से 3 का स्थानीय मान निकालेंगे तो 3 तो लिखेंगे ही, 1 भी लिखेंगे। ठीक है, मगर तो देखेंगे 3 के कौन से स्थान पर है, तो दशमलव ये है, इसके बाद देखेंगे तो 1 2 3 और 4 चौथे स्थान पर, तो 1 2 3 4 यहाँ पर जीरो लगा दी है, जो कि हमारा 3 का क्या आ गया, दशमलव में स्थानीय मान आ गया है दोस्तों। तो दशमलव में स्थानीय मानों को इस प्रकार से निकाला जाता है। इसमें किसका पूछा था दोस्तों, 3 का स्थानीय मान पूछा था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं 3 का स्थानीय मान कितना है, 3 और बट्टे में 1 पर कितनी 4 जीरो है। तो किस ऑप्शन में रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है दोस्तों, राइट आंसर है। उम्मीद है आप साधारण संख्या के स्थानीय मान और जातीय मान और दशमलव संख्या के स्थानीय मानों को निकालना सीख गए हैं, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में कितना भी अच्छा लेवल का क्वेश्चन देगा आप बना लेंगे। ठीक है, इस आशा के साथ में चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन आपसे कह रहा है यदि संख्या 5432*7 9 से विभाजित है तो स्टार का मान बताओ। क्या कह रहा है दोस्तों, ये संख्या जो है 9 से विभाजित है, जब 9 से विभाजित है तो यहाँ पर एक अंक की जगह स्टार रख दिया गया है। इस स्टार का इनमें से क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, वो आपको निकालना है। इस क्वेश्चन को लेने का पर्पज क्या है कि यूपी पुलिस में जब ये क्वेश्चन इस प्रकार का आया था तो काफी बच्चों ने इस क्वेश्चन को गलत किया था। हम इस क्वेश्चन की तथा इस प्रकार से बनने वाले सभी क्वेश्चनों की पूरी रूपरेखा तथा पूरे नियम को सीखेंगे, तब इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या लगेगा, विभाजिता का नियम लगेगा। अब हम सभी विभाजिता के जितने भी नियम होते हैं उनको पढ़ेंगे और उसके आधार पर इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या होते हैं विभाजिता के नियम। इस क्वेश्चन को रखते हैं साइड में, पहले सीखते हैं विभाजिता के नियम क्या है दोस्तों।
तो सबसे पहले आपको क्या अंक लेना है? 2। क्या लेना है? 2। अब देखिए मैं यहाँ पर विभाज्यता के नियम का मतलब क्या निकाल रहा हूं और आपको क्या सोचना है वो आपको पता करना है। देखिए दोस्तों, जैसे कि कोई बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या दी गई हो तो हमें ये पता करना हो बिना भाग लगाए कि इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। सिर्फ पता करना हो, भाग लगाना नहीं हो। ठीक है, पता करना हो तो कैसे पता करेंगे कि वो संख्या 2 से विभाज्य है कि नहीं है, 2 का उसमें भाग जाएगा कि नहीं। तो हमें क्या करना होगा, जो उस संख्या का इकाई अंक होगा, क्या दोस्तों, इकाई अंक होगा, उस इकाई अंक के स्थान पर क्या होना चाहिए, या तो सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो। अब सम संख्या कौन सी होती है, मैंने आपको बता रखा है कि सम संख्या कौन सी होती है, जिनमें 2 का भाग चला जाए। या फिर सम ना हो तो उस जगह क्या हो, 0 हो, तो वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो तो उससे भाग उसमें चला जाएगा। नियम क्या है कि उसके इकाई स्थान पर या तो सम संख्या रखी हो, सम का मतलब जिसमें 2 का भाग जा रहा हो, ठीक है, या फिर उस स्थान पर क्या हो, इकाई स्थान पर 0 हो, तो पूरी संख्या दोस्तों 2 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद नंबर आता है 3 का। अब 3 का कैसे निकालें, तो हमें वही काम इसमें भी करना है कि पूरी संख्या में भाग नहीं लगाना है, सिर्फ हमें ये पता करना है इस संख्या में 3 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है ना, तो क्या करना है कि जब भी कोई आपको संख्या दी जाए, क्या दी जाए, कोई सी संख्या दी जाए तो उसके सभी जो भी अंक हैं उनका कर लेंगे हम क्या, योग। क्या कर लेंगे, अंकों का योग। क्या करेंगे दोस्तों, अंकों का योग करेंगे, अंकों का योग। अब जो योग आएगा दोस्तों उसमें लगाएंगे हम 3 का भाग। अगर वो 3 से विभाज्य है तो उस संख्या में भी 3 का भाग चला जाएगा, अन्यथा उसमें 3 का भाग नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद नंबर आता है 4 का। अब 4 का कैसे पता करेंगे, इसमें लेते हैं हम 2 अंक, इकाई लेते हैं और दहाई लेते हैं। इन दोनों स्थानों पर जो संख्या होगी, इकाई और दहाई स्थान पर जो संख्या होगी वो संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए, या फिर दोनों जगह पर इकाई और दहाई पर क्या हो, दोस्तों 0 हो, तो वो संख्या भी 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से 5 का नियम क्या है दोस्तों, 5 का नियम ये है कि जो इकाई स्थान है उस इकाई स्थान पर या तो 5 हो या फिर 0 हो, तो उसमें भी 5 का भाग चला जाएगा। अब 6 का नियम क्या है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा, समझते चलिए। 6 का नियम क्या है कि किसी भी संख्या में 2 का और 3 का नियम एक साथ लग रहा हो तो उस संख्या में 6 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 7 का नियम नहीं होता है। इसके बाद देखते हैं दोस्तों किसका नियम, 8 का नियम। 8 का नियम क्या होता है, 8 का नियम होता है दोस्तों कि किसी भी संख्या में इकाई स्थान, दहाई स्थान और सैकड़ा, इन 3 जगह जो संख्या हो उस संख्या में 8 का भाग चला जाए, या फिर तीनों जगह 0 हो तो वो संख्या 8 से विभाज्य हो जाती है दोस्तों। 9 का नियम क्या है, 9 का नियम वही नियम है जो 3 का नियम है। यहां भी क्या करना है दोस्तों, अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग करना है, और उस योग में अगर 9 से विभाज्य योग है तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। 10 का नियम क्या है, या तो उसमें 2 का नियम लगा रहा हो और 5 का लग रहा हो, या फिर इकाई स्थान पर क्या हो दोस्तों, 0 हो, इकाई स्थान पर क्या हो, 0 हो, तो वो संख्या भी 10 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, 11 का नियम क्या है दोस्तों, 11 का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं तो वो या तो 11 से बनेगा क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, या 9 से आएगा या 3 से आएगा। ज्यादातर 99% केस यही होता है, जब भी क्वेश्चन इस प्रकार से इस टॉपिक से आता है तो भैया से 3 से आएगा, 9 से आएगा या 11 से आएगा। ठीक है, या फिर इनका ही कोई मल्टीपल आ जाएगा, जैसे कि 44 आ जाता है, 88 आ जाता है, 99 आ जाता है, उनको भी पता करना है, वो भी आप सीखेंगे आप। ठीक है, तो जब भी 11 से विभाज्यता का नियम देखना हो तो क्या करना होगा आपको, सम स्थान, सम स्थान। दोस्तों ध्यान से समझना है, मैं यहाँ पर संख्या नहीं लिख रहा हूं, सम संख्या नहीं लिखी है मैंने, सम स्थान लिखे हैं। सम स्थानों के अंकों का योग, और विषम स्थान, विषम, यहां भी मैं संख्या नहीं लिख रहा हूं, विषम स्थानों के अंकों का योग, ये दोनों का योग करना है आपको। और क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस करना है। अगर डिफरेंस
जीरो आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाज्य होगी, या फिर जीरो ना आए तो जो भी संख्या आए वो 11 से विभाज्य होगी, तो वो पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको अन्य नियम निकालने हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको 44 का किसी में भाग देखना है, तो आपको उसमें 4 का और 11 का एक साथ देख लेना है। इसी प्रकार से 88 का देखना है तो उसमें आपको 8 का और 11 का एक साथ देख लेना है। इसी प्रकार से 99 का देखना है तो आपको 9 का और 11 का एक साथ देख लेना है। यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ, ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। ठीक है, और आपको ये नोट करना है, समझ लेना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को आपको क्या करेंगे, बैक कर करके दोबारा से देखेंगे। ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। जब तक समझ में ना आए तब तक आगे मत बढ़िए और इसको पूरे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा ही बनेगा दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, चलिए, इस पर आधारित जब आप ये नियम सीख जाते हैं ना, तो कोई भी क्वेश्चन बन जाए, जब आपको नियम पता है तो आप किसी भी कठिन से कठिन, बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना लेंगे। बस इतना हो जाता है कि जब भी क्वेश्चन ज्यादा लेंथी आ जाता है तो आपको थोड़ा सा समय लगता है, तो आप जब एग्जाम में बैठे हैं तो पहले अटेम्प्ट में उन क्वेश्चनों को जो लेंथी है, जो आपको टाइम लगेगा, उनको छोड़ते जाइए और क्वेश्चनों को करते हुए आगे बढ़ जाइए। जब आप दोबारा से उस पहले राउंड में जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं वो कर लीजिए। जब दूसरे राउंड में लेंगे तो आप उसके बाद वो क्वेश्चन करते हैं जो आपसे बन तो जाएंगे, ठीक है, मगर थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, तो वो श्योरिटी वाले क्वेश्चन तब करने हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरे राउंड में आपको वो करने हैं जो जिनमें ज्यादा समय लग रहा था, तो आपके पास पूरा समय है। ठीक है, अगर छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपने 2 राउंड पूरे कर लिए हैं, तब उन क्वेश्चनों को करना है। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या था आपका, देखिए दोस्तों, मैं यहाँ से आपका क्वेश्चन देख रहा हूँ कि संख्या दी गई है आपकी, कितनी है, 5 है, 4 है, 3, 2 स्टार 7। ये संख्या 9 से विभाज्य है। आपने अभी क्या सीखा, जब भी 9 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आपने अभी देखा दोस्तों कि उसके अंकों का योग करते हैं। ठीक है, अगर हम अंकों का योग कर लें और वो योग अगर 9 से विभाज्य है तो वो संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। अब इसने क्या कह दिया कि 9 से तो विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर बताओ, तो इसका मतलब है इनका जो योग आएगा वो 9 से विभाज्य होगा ही होगा। अब वो विभाज्य करने के लिए उस स्टार के स्थान पर क्या रखना होगा, वही उस स्टार का क्या होगा, मान होगा। देखिए दोस्तों, कैसे अंकों का योग करते हैं। सबसे पहले तो 5 और 4 9, 9 और 3 कितने होते हैं दोस्तों, 12, 12 और आपके 7 जोड़ लीजिए 19, 19 और 2 कितने हो गए, 21। अब 21 में 9 का भाग जाएगा, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27 होते हैं, तो 9 का भाग जो है 21 में नहीं जाएगा, मगर उससे आगे किस में जाएगा। क्योंकि आगे क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि स्टार की कोई ना कोई अंक तो रखेंगे, रखने के बाद वो कुछ तो आगे बढ़ेगा। ठीक है ना, अगर 21 में भाग चला जाता दोस्तों तो हम यहाँ पर 0 रख देते, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाता दोस्तों, राइट आंसर हो जाता। मगर यहाँ पर 21 में 9 का भाग नहीं जा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार के जगह पर अंक रखना होगा। अंक 0 से अधिक होगा, अधिक होगा तो संख्या आगे बढ़ेगी, तो संख्या आगे बढ़ेगी तो हमें आगे ही तो बढ़ना है 21 से। अब 21 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो 9 से विभाज्य है, तो दोस्तों वो कौन सी है, 27 है आपके सामने। जब 27 है तो 21 में हम स्टार की जगह पर जोड़ देंगे, तो हमारा जो भाग जो संख्या है वो 9 से विभाज्य होनी चाहिए। तो हम 21 की जगह तो 21 रखेंगे, मगर स्टार की जगह अगर मैं 6 रख दूं तो जोड़कर हो जाएगा 27, और जो कि 9 से पूरी तरह क्या है दोस्तों, विभाजित है। तो हमने स्टार की जगह पर कितना रखा दोस्तों, स्टार की जगह कितना रखा दोस्तों, 6 रखा। तो स्टार का मान कितना हो गया है दोस्तों, 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है, ऑप्शन नंबर सी में रखा हुआ है, जो कि आपका राइट आंसर है। उम्मीद है मैंने दोस्तों आपको पूरी तरह से पूरा टॉपिक समझाने की कोशिश की है। ठीक है, आप समझ गए हैं, आपको हमारी क्लास अच्छी लग रही है, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और ये आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है आपका, यदि एक संख्या 48 327 स्टार 8 11 से विभाजित है तो स्टार का मान क्या होगा। ठीक है, विभाजिता के नियम अभी आपने सीखे हैं, तो उसी आधार पर चलते हैं, इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा देखा गया है कि जो भी 9 है उसके क्वेश्चन, 3 है उसके क्वेश्चन और 11 के,
11 के विभाज्यता के नियम पर आधारित जब भी क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो मैंने ज्यादातर देखा है कि बच्चे उससे घबरा जाते हैं। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है और क्या करना है, अच्छे से मजे से बनाना है। ठीक है, हम आपको सिखाएंगे और जब आप हमसे सीख कर जाएंगे तो आप कहीं भी फंसेंगे नहीं। आप एग्जाम में अच्छे से उन क्वेश्चनों को करके और सभी बच्चों से आगे निकलकर अपनी सीट को सुरक्षित करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने क्या सिखाया था अभी आपको कि जब भी 11 की बात आती है, 11 की विभाज्यता का नियम लगता है, तो हमने बताया था कि उस संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर। समझ में आया? नहीं आया? कोई दिक्कत नहीं, दोबारा समझिए। सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, ठीक है ना। सम स्थान की संख्या निकालनी है और विषम स्थान की संख्या निकालनी है, उन दोनों को अलग अलग ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद उसमें से बड़े में से छोटा घटा देना है। घटाने के बाद जब आपका वो अंतर 0 आ जाए तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी, या फिर जो अंतर आए वो भी 11 से विभाजित होगा तो पूरी संख्या 11 से विभाजित मानी जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहां पर देखते हैं, समझ में अगर नहीं आया है फिर एक बार बोर्ड पर देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों, सम स्थान, अब स्थान का पता कैसे चले कि वो सम स्थान पर रखा है कि विषम स्थान पर रखा है, तो नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले आप एक दो क्वेश्चन में नंबरिंग करके सीखिए, उसके बाद आपको एग्जाम में डायरेक्टली बनाना है। जैसे कि ये पहले स्थान पर रखा है, ये दूसरे पर रखा है, ये तीसरे पर रखा है, ये चौथे पर रखा है, ये 5, ये 6 और ये 7। ठीक है ना। अब यहाँ पर ये संख्याएं नहीं देखनी है, समय है कि विषम है, स्थान देखने हैं। तो यहाँ पर ये विषम, ये विषम, ये विषम और ये विषम। ठीक है, तो हमने बताया था कि विषम स्थान को अलग निकालना है और सम को अलग निकालना। यहाँ पर ये जरूरी नहीं कि पहले सम को निकालना है पहले विषम को निकालना, नहीं नहीं, जो भी आपका मन करे, सम को पहले निकालना है निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, विषम को पहले निकालना निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई मसला नहीं है दोस्तों। ठीक है ना। देखिए मैंने मान लीजिए विषम स्थान निकाल, विषम स्थान है, ये पहला विषम स्थान है, मगर संख्या कैसी है, सम है, तो संख्या नहीं देख रही है दोस्तों, स्थान देखना है, विषम है कि सम है। स्थान कौन सा है, विषम है, तो उसकी संख्या लिखी, हमने प्लस लगाया। विषम स्थान पर फिर देखा 3 है, फिर विषम स्थान पर 7 है, फिर देखा विषम स्थान पर कितना है दोस्तों, 8 है। ये विषम स्थान के अंकों का योग किया। अब करना है हमें सम स्थान के अंकों का योग। सम कौन सा है, 2, 2 की जगह कितना है दोस्तों, 8 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर कितना है दोस्तों, स्टार है। ठीक है, कितना है दोस्तों, स्टार है। इन सभी का अंतर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, ये आपको बताया गया था। अब देखिए ऐड कर लीजिए, 8 और 4 12 और 7 और 3 10, 10 और 12 कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। कितना होता है दोस्तों, 22 होता है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से समझना दोस्तों, मैंने क्या बोला, अंतर, अंतर को हम माइनस ही कहते हैं। तो जब भी आप इस माइनस का ब्रैकेट में गुणा करेंगे, 8 और 2 10 हो जाएंगे माइनस के, और स्टार हो जाएगा माइनस का। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर या तो 0 आ जाए या फिर कोई भी नंबर आए, यानी संख्या आए, वो भी 11 से विभाजित होनी चाहिए। दोनों नियम एक साथ समय में रखने हैं। अब देखिए 22 में से आप 10 को घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 12 बच जाएगा, 12 माइनस स्टार बचेगा। ठीक है, अब ये जो संख्या है यहाँ पर रखनी है स्टार की जगह पर, तो आप देखिए अगर मैं यहाँ पर 12 रखूंगा तो तभी तो 12 में से 12 जाएगा, 0 हो जाएगा, और ऑप्शन में तो 2 अंक की कोई संख्या नहीं दी है, तो 12 में नहीं रख सकता क्योंकि ऑप्शन में है ही नहीं, मैं कहां से लाऊं। ठीक है ना। तो क्या करना है आपको, सिंपल सा कि यहाँ पर ऐसा एक नंबर रखना है जिसमें इसमें से उसे घटाने पर जो संख्या आए वो 11 से विभाजित हो जाए। तो देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर मान लीजिए कि 3 रखूं तो 9 आएगा। ठीक है, 2 रखूं तो 10 आएगा, दोनों 11 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अगर मैं 1 रखूं, ठीक है ना, तो 11 आ जाएगा, तो 11 से 11 विभाजित है। तो मैं अगर स्टार के स्थान पर 1 रख दूं और घटाने के बाद कितना आ जाएगा, 11, जो कि 11 से क्या है दोस्तों, विभाजित है। 11 से जब विभाजित है तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कौन सा आंसर हो गया, 11 नहीं हुआ दोस्तों, स्टार की जगह जो रखा है 1, वो आपका क्या है दोस्तों, आंसर हो गया है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना रखा है, ऑप्शन नंबर डी में रखा हुआ है। ठीक है, मैंने आपको दोस्तों विभाज्यता के नियम बता दिए, उस पर आधारित क्वेश्चन भी बता दिए। ठीक है, जिनको आप रिवाइज करेंगे। चलिए दोस्तों, इस प्रकार से चलते हैं अगले टॉपिक पर और अगले क्वेश्चन पर।